दोस्तों नमस्कार। डिसेंट इज एसेंशियल एलिमेंट इन डेमोक्रेसी, यानी कि असहमति लोकतंत्र में एक बहुत आवश्यक घटक है। और ये असहमति का स्वर उस समय और मायने रखता है जब संवैधानिक पदों पर बैठे जो देश के नीति निर्धारक होते हैं उनके दृष्टिकोणों को समय समय पर लोकतंत्र में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको जांचने के लिए कोई विशेष अधिकारियों का, विशेष व्यक्तित्वों का, विशेष पदों की एक व्याख्या की आवश्यकता होती है। और ऐसी ही व्याख्या आपने देखी होगी। डिमोनेटाइजेशन का एक फैसला 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस बेंच से आप लोगों के सामने आया होगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से नवंबर 8, 2016 को आधी रात को प्रधानमंत्री जी ने आके सभी को, मित्रों आज से जो 100 के 50 के करेंसी नोट हैं वो इनवैलिड हैं, यानी कि जिस तरह चौंकाया था, तो उस फैसले से बहुत से लोग प्रभावित हुए और एक लंबी बहस चली थी कि इससे इंडिविजुअल तो लोगों की लाइफ पे साइकोलॉजिकल टेरर भी उनके दिमाग में रहा। कुछ लोगों के बिजनेस भी इससे ठप हुए, इकोनॉमी पे भी इस पे देश का असर पड़ा। तो ये फैसला सही था, गलत था, या जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, या इस फैसले में कोई त्रुटि थी? तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में बंच ऑफ पेटिशंस लगी हुई थी और सभी का निर्धारण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक असहमति डिसेंट, यानी कि इसको पावरफुल डिसेंट कहेंगे। यही डिसेंट अशोक लवासा ने, जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन एक पद पे थे, उन्होंने व्यक्त किया था। और उन्होंने उसकी ईडी रेड और सीबीआई रेड की, उन पे जिस तरह से उनके रिश्तेदारों पे, उनकी संपत्तियों पे रेड हुई, उन्होंने कीमत चुकाई थी। लेकिन अब की बार चीफ जस्टिस के गले में लोकतंत्र की वो आवाज़ आई है जिसको इतिहास लंबे समय तक याद रखेगा। और ये लाइन उस जस्टिस की है, जस्टिस BV नागरत्ना। ये एक चीफ जस्टिस के घर में पली बड़ी, उनकी पेरेंटिंग, उनका एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, उन्होंने इंटरप्रिटेशन बचपन से और अपने लीगल कैरियर्स में देखी हैं। उनकी एक स्टेटमेंट इस फैसले से निकल के आई है, डिसीजन मेकिंग फ्लॉड इन लॉ, यानी कि प्राइम फेस लिया जो प्रोसेस था डिसीजन मेकिंग का और ड्यू प्रोसेस था जो बैंकिंग सेक्टर को, RBI को लेना चाहिए था, वो फ्लैवड है, यानी कि उसमें मिस्टेकन है, उसमें वायलेशंस हैं। किस आधार पे ये बात आई है? तो सभी पेटिशनों का एक कोर इशू था सेक्शन 2 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26 के प्रोविजन 2 में, उसी के आधार पे सभी पेटिशंस को परखा गया है। और आपको बता दूं मैं कि सेक्शन 26 के प्रोविजन 1 में नोट पे आपने देखा होगा, मैं धारक को इतने रुपए की कीमत अदा करने का वायदा करता हूं। ये प्रोविजन 126(7) RBI एक्ट 1934 है। लेकिन इसकी ये किस स्थिति में बदला जाएगा, उस स्थिति के लिए प्रोविजन 2 इसमें मेंशन था। और इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने 4 जजों के अलग जाते हुए इन्होंने कहा कि ये फैसला इनवैलिड था, वाइटेड था, अनलॉफुल था। और उन्होंने कुछ पॉइंट्स के आधार पे ये बात कही है। और उन्होंने कहा कि नो सेंट्रल बैंक बोर्ड ऑफ बैंक परमिशन कंसेंट, यानी कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक था, उनका जो ओपिनियन था, जो परमिशन प्रोसेस था, हालांकि 7वें में उन्होंने एक बैंकिंग की एक ड्राफ्ट मीटिंग बताई है कि उसमें हमने 500 और 1000 के नोटों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेज ऑफ करेंसीज के बढ़ावा देने के लिए बंद करने की एक सिफारिश उन्होंने सरकार के सामने रखी थी। दूसरा, उन्होंने इसमें इंटरप्रिटेशन बढ़ी हुई है, इसमें एज डिजायर्ड, रिकमेंडेड और ऑब्टेन्ड, इन तीनों में लीगल फॉर्म में बहुत डिफरेंस आ जाता है। और कंक्लूसिव ये निकलता है कि नो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड अप्लाइड बाय बैंकिंग RBI, यानी कि बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेंट पे, उनकी इच्छा पे, वो कोई ऑर्डिनेंस, कोई लॉ में तब्दीली करके यदि वो कोई परिवर्तन इस तरह का चाहते थे तो वो पार्लियामेंट का एक ड्यू प्रोसेस था
और कोई भी ऑटोनॉमी एग्जीक्यूटिव को, एडमिनिस्ट्रेटिव को नहीं दी जा सकती, और वो मिसयूज हुई है। और जो 2 एफिडेविट सरकार की तरफ से गए हैं, एक बैंकिंग सेक्टर से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ तक बैंकिंग की तरफ से रिकमेंड किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक यूजेज हम करेंसी के लिए, और क्रिप्टो करेंसी को बाज़ार में लॉन्च करने वाली शक्तियों का भी इसके पीछे एक हाथ था। और दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से एक्सक्यूज़ दिए गए, वो 2 मुख्य एक्सक्यूज़ हैं कि फेक करेंसी सर्कुलेट हो रही है, और दूसरा था इसमें कि ब्लैक मनी, यानी कि इकोनॉमिक पैरेलल इकोनॉमी देश में चलती है, जिससे आपकी टेरर फंडिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, हवाला चलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस फैसले के बाद कितना काला धन वापस आया। 2 आंकड़े इसमें हैं, जहाँ तक कि आरबीआई का जो आउटपुट है वो कहता है कि 99.36% वो करेंसी वापस बैंक में आ गई है बदलवाने के लिए। वहीं पे 98% सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में सरकार की तरफ से कहा गया है, यानी कि मात्र 1%। और जितना नई करेंसी को प्रिंटिंग में खर्चा था वो उसके लगभग जाता है, यानी कि इसमें वो विशेष अचीवमेंट इसमें नहीं कह सकते कि सरकार को कुछ मिला। क्या आज बड़ा सवाल ये उठता है कि आज देश में क्या दोबारा पैरेलल इकोनॉमी खड़ी नहीं हो चुकी है? क्या आज 2000 के नोट जो छपने बंद हो चुके हैं और मार्केट में गायब नज़र आ रहे हैं, क्या सरकार इस पे कोई जवाब देने के लिए तैयार है? सरकार की तरफ से कोई प्रवक्ता भी इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पा रहा। क्या आज के बाद जो ये आपका टेरर फंडिंग थी, क्या वो रुक गई? क्या फेक करेंसीज की इंसिडेंट रुक गई? क्या हवाला आज भी इंटरनेशनल मार्केट में भारत में अपनी जड़ें जमाए बैठा है कि नहीं है? और इसके क्या इफेक्ट आए हैं देश पे, ये आज किसी इकोनॉमिस्ट से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी विद्वान से पूछने की ज़रूरत नहीं। वो हर आदमी जो इससे पीड़ित था, प्रभावित था, जिसके व्यवसाय प्रभावित हुए, वो स्वयं जज कर सकता है। और उसी की आवाज़ एक जस्टिस ने अपने लीगली उसको रिकमेंड करके बताया है। और इस जज की असहमति के पीछे हम ये भी नहीं कह सकते कि वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट से काम कर रहे थे। उनकी राष्ट्रभक्ति इसी में दिखती है कि उन्होंने एसआर बोमानी के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें जो सब्सटेंशियल रिलीफ हैं वो इंडिविजुअल पेटिशनर को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि जो अंडर सर्कमस्टांसेस जो प्रेजेंट केस ये लागू हो चुका है और नोटबंदी के बाद नई करेंसी देश में अच्छे से काम कर रही है, तो इस पे जो रिलीफ इसमें मांगे गए हैं वो नहीं दिए जा सकते। और आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलीफ मांगे गए हैं वो एसआर बोमेनी के केस का हवाला देते हुए उन्होंने कहा नहीं दिए जा सकते। लेकिन उन्होंने 7-8 फैसले ज़रूर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो कभी भी वायलेट नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पोस्ट फैक्टो टू पार्लियामेंट प्रोसेस ये एक आउटकम था, ना कि ये एक्स एंटी टू पार्लियामेंट था। और जब इस तरह के डिसेंट आते हैं तो उनका सीधा सा इसमें एक एक्सक्यूज है कि जो ऑफिसल्स हैं जो स्टेचुटरी प्रोसेस के आड़ में बैठ के जो गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, वो इस तरह के इंटरप्रिटेशनों की आड़ में उनकी भूमिका दब जाती है, जो पार्लियामेंट का अपमान है और उनकी भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने सेक्शन 26 आरबीआई एक्ट में एक चीज़ और निकल के आई, जो उसकी डेफिनेशंस क्लॉज में लिखा हुआ है कि आप कोई भी 500 का, 1000 का, यानी कि एनी सीरीज ऑफ नोट्स एट एनी डिमोनेटाइजेशन, यानी कि आप एक ड्यू प्रोसेस का सहारा लेके इस तरह के फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन नोट ऑल सीरीज ऑफ करेंसीज, ऑल सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स में आप डिमोनेटाइजेशन विदाउट पार्लियामेंट के स्ट्रॉन्ग कंसेंट, विदाउट ऑब्टेन देयर कंसेंट, विदाउट टेकिंग ड्यू प्रोसेस आप नहीं कर सकते, जो कि हुआ है। इसी को कहते हैं कि जल्दबाजी में उन्होंने इसको अनलॉफुल एक फ़ैसला डिक्लेयर किया गया है। और ये उनका बड़ा ज़बरदस्त आधार इसमें निकल के आता है कि आप कुछ सीरीज़ के नोट्स को तो आप कर सकते थे, लेकिन ऑल सीरीज़ के ये आपके बैंक रूल्स भी आपको नहीं कहते। तो एक बड़ा उन्होंने इसमें इंटरप्रेट किया गया है। उन्होंने कहा कि नो अंडरटेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन प्रोसेस, कोई भी अंडरटेकिंग लेजिस्लेशन प्रोसेस की नहीं ली गई, बट इश्यूड गजट नोटिफिकेशन पैरेलल
रेमेडी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। पहले भी डिमोनेटाइजेशन के 1945 में हुआ, बाद में हुआ, उनके हवाले दिए गए, लेकिन इतिहास में पहली बार उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इस तरह के नोटिफिकेशन ऑर्डिनेंस पैरेलल टू पार्लियामेंट प्रोसेस वो अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ है। एग्जीक्यूटिव पावर्स विद इन आरबीआई बैंक्स इज सुपरसीड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट्री, यानी कि जो चुन के जाते हैं और इकोनॉमी के जो पॉलिसीज मैटर होते हैं उसको किसी आरबीआई या किसी बैंकर के ऑफिशियल्स पे पूरे देश की करेंसी ऑटोनॉमी को एकदम चेंज करना है एग्जीक्यूटिव लेवल पे विदाउट कंसर्न पार्लियामेंट, ये बहुत डेंजरस हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल एक सिचुएशन हो जाएगी। वो स्थिति यहाँ इस केस में हुई है। और इन्होंने कहा, अच्छी तरह से रिव्यू किया इन्होंने एंट्री 36 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हवाला दिया, और इस हवाले के तहत इन्होंने कहा कि ये जो प्रोविजन 226 है ये बिल्कुल इनवैलिड है। इवन सेंट्रल बोर्ड ऑफ बैंक ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट। ये मैं क्लियर करता हूँ कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ बैंक के जो ओपिनियन है वो भी पार्लियामेंट प्रोसेस पे बाइंडिंग नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने कोई एप्लीकेशन इसमें उन्होंने नहीं लगाई। और एसआर बोमनी के केस का हवाला देते उन्होंने कि देश मुथल पथल ना हो, उन्होंने कहा कि हर इंडिविजुअल को इसमें रिलीफ नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो प्रोसेस था वो फ्लेव्ड हुआ है, उसमें वायलेशंस हुए हैं। तो तहसीलदार थंजौरे वर्सेस थम्बुदुराज यानी कि AIR सुप्रीम कोर्ट, इसका हवाला देते हुए BV नागारत्ना ने क्लियर किया है कि स्टैट्यूटरी जो प्रोसेस था जो लैंड डिस्प्यूट को डिसाइड करने का वो गलत था, इसलिए इसको दोबारा नए सिरे से तय किया जाए। और इसी तरह के उन्होंने अलग अलग फैसलों में ये एग्जाम्पल कोट करके भी बताया है कि आप प्रोसेस को और जो उसका ड्यू लीगल प्रोसेस है और जो प्रोविजंस है उसको कोर्ट जब भी इंटरप्रेट करता है तो इंटरप्रिटेशंस वो उस ऑब्जेक्टिव जो प्रोविजंस की होती है वो इस तरह की नहीं रख सकती कि वो ऑब्जेक्टिव ही फ्यूटाइल हो जाए, यानी कि वो निरर्थक हो जाए। तो इसी के आधार पे उन्होंने इसकी विवेचना करने की एक सार्थक कोशिश हम लोगों के बीच में की है। हाँ, देश हित में इसके जो ऑब्जेक्टिव सरकार के एफिडेविट में आए हैं वो उसके आउटपुट जो उसके नतीजे आए उनसे वो मेल नहीं खाते। तो लॉ में उन्होंने अच्छा इसमें इंटरप्रेट किया है। तो 388 पेज का ये फैसला आप साइट्स पे देख सकते हैं, और जहां 99% करेंसी रिटर्न टू होके आरबीआई चली गई और 4000 करोड़ की अनआइडेंटिफाइड जो इसमें करेंसीज लोकेट हुई है, एक इसी को क्या एक छोटी अचीवमेंट कहा जाएगा। जहां आज हमारी मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जहां वायदे किए जाते हैं, तो वहीं पे ये नोटबंदी का फैसला बिना पार्लियामेंट में डिस्कशंस के विदाउट नेसेसिटी ऑफ टाइम और जिस तरह से लिया गया, और उन्होंने 4 जजों की सहमति इस बात पे रखी कि इसमें सब्सटेंशियल रिलीफ और इंडिविजुअल डिस्पोजल नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है वो वायलेट था। और इस तरह के एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो प्रोसीजर्स हैं लॉ में, उनको आप इस तरह से रॉन्गली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये एविडेंटली क्लियर हो गया है। अलग अलग एफिडेविट एजेंसीज के आए, और जो इंसिडेंट से रिपोर्ट जो बैंकिंग की एनुअल मीटिंग्स होती हैं, जो 7th मंथ में उनका जो ड्राफ्ट उन्होंने कहा था वो रिकॉर्ड पे नहीं हुआ। हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिप्लाई में उसका छोटा सा हवाला दिया गया, तो इसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया। इसी की एवज में उन्होंने कहा कि ये लीक आउट ना हो, इसलिए हमने ये जो हमारे मीटिंग ड्राफ्ट्स हमने इसमें नहीं रखे। तो ऑल एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स उन्होंने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने अपने रिप्लाई में दिया। वो रिप्लाई डिफर फ्रॉम द एफिडेविट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि इतने लंबे चौड़े फैसले में आज भी लोकतंत्र में गलत को गलत कहने वाले हैं, सही को सही कहने वाले हैं। और इसका एक सबसे बड़ी कसौटी आप देखिए, मोदी की कितनी भी स्पीच आप उठा लीजिए, लेकिन उनकी स्पीच में कभी मोनेटाइजेशन मेरा ऐतिहासिक फ़ैसला है, इतने काले धन की वापसी मैंने की है, या इस मेरी ये अचीवमेंट है,
इस तरह का कोई भी दावा मोदी ने मोनेटाइजेशन के बाद नहीं किया, बल्कि ये कहा था कि काला धन वापस नहीं आया तो 50 दिन के बाद किसी चौराहे पे आप मुझे जला देना, यदि मैं गलत हो। तो वो 50 दिन के एक्सटेंशन लेते लेते 2022 तक आ गए। लेकिन ये अनजस्टिफाइड फैसला एक प्रोविजंस इंटरप्रिटेशंस पे सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म पे एक जज ने, जो सीजीआई के घर में जन्म लिया, और एक लर्नड जज ने इसको अच्छे से डिसेंट के साथ एक्सप्लेन किया। और इतिहास में याद ये रखा जाएगा कि डिसेंट खाली एक नागरिक का अधिकार नहीं, एक जज ऑन रिकॉर्ड जुडिशल माइंड के साथ ये डिस्क्रिशन जो आरबीआई के ऑफिशियल्स की है उसको गलत ठहराते हुए ये जस्टिफाइड मैनर में कह सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन 26 का प्रोसेस बिल्कुल उसका मिसयूज ऑफ पावर्स है। और इस तरह के फैसले आगामी भविष्य में कभी देश हित में नहीं हो सकते, लेकिन इतिहास में जब जब चर्चाएं चलेंगी तो इस तरह के बोल्ड जजेस को हमेशा याद किया जाएगा। और इन्हीं डिसेंट रखने वाले लोगों को, जो लोकतंत्र को समझते ही नहीं, संविधान को अच्छे से जानते भी हैं, और समय आने के उनकी व्याख्या भी जब उनके हाथ में वो एक्सप्लेनेशन की पावर आती है तो जस्टिफाइड रूप से देश के सामने भी रखते हैं। ये साबित किया है जस्टिस बीवी नागरत्ना ने। तो ये फैसले पे आपके क्या राय कमेंट्स हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। कॉम्प्लेक्स मैटर था, आपको समझने के लिए आरबीआई एक्ट भी 26 प्रोविज़न भी पढ़ना पड़ सकता है। ये 388 पेज का जो फैसला है ये भी आपको उठा के देखना पड़ सकता है। और जिस तरह से उन्होंने उसमें ब्रैकेट बना बना के कि ये होना चाहिए, ये बैंक ने किया, ये सरकार का पक्ष था, और ये हमारा इसमें रिमार्क्स है, बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर इस जज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो आज एक चीज़ ज़रूर मिस हुई है कि इंडिविजुअल सफ़र जो लोग थे उनका भी सर्वोच्च न्यायालय में हक था कि उनकी वजह से जो डैमेज उन पे पड़े वो कंपनसेशन यूनियन ऑफ इंडिया, इनके भारत सरकार को देना चाहिए। इसके लिए यदि सर्वोच्च न्यायालय एक लाइन से सारी पेटिशंस को डिस्पोज कर देता है और ये भी जस्टिफाइड करके कि प्रोसेस में वायलेशन थी, भले उन्होंने उसके ऑब्जेक्ट को ठीक ठहराया हो, तो वो कहाँ जाएं, ये एक बड़ा सवाल, एक ज्वलंत सवाल वो अपने पीछे ये पेटिशन छोड़ गई है। तो इस तरह की जो इनसाइड स्टोरी, एक्सप्लेनेशंस, इंटरव्यूज़ के लिए आप हिंद केसरी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने में कोई कंजूसी ना बरतिए। हम अगली रिपोर्ट के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक जय जवान जय किसान।